हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की जो क्लास रहेगी 11 से 17 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या बोला गया है। विच बैंक हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक टू ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF। हाल ही में कौन सा बैंक कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF के लिए भागीदारी में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। याद कर लेना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नाम, इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला मेजर बैंक बन गया है जिसने कि PCAF में को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना। PCAF की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो है एक जो PCAF है ये कई सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि लोन्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़े ग्रीन हाउस गैस इमिशन के आकलन का ग्रीन हाउस गैस इमिशन का आकलन वगैरह ये सब करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग जान लेना, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि फिनेंस्ड इमिशन, ठीक है, तो फिनेंस्ड इमिशन जिसको कि हम लोग स्कोप 3 भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्कोप 3 भी बोलते हैं इसको। स्कोप 3 इमिशन के रूप में हम लोग जो है फिनेंस्ड इमिशन को भी जानते हैं, ठीक है। तो ये उस अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को बेसिकली बताता है। इनडायरेक्ट इमिशन के बारे में ये बताता है जो कि बैंकों के द्वारा लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से उत्पन्न होती हैं और जलवायु परिवर्तन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है इससे, ठीक है। तो फिनेंस्ड एमिशन को ट्रैक करने के लिए RBI ने फरवरी 2024 में डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंस रिस्क पर एक ड्राफ्ट गाइडलाइन भी जारी की हुई थी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं ना, ऊपर ऊपर से चीज़ों को कवर कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये सब PCFA जो है PCAF वगैरह ये समझना ज़रूरी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। और ये जो फरवरी 2024 वाली RBI की ड्राफ्ट गाइडलाइन आई थी वो भी ज़रूरी नहीं है फिलहाल इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। तो ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइन थी वो रेगुलेटेड एंटिटीज़ को 4 प्रमुख के एरियाज़ में अपनी इंफॉर्मेशन से डिस्क्लोज करने के लिए कह रही थी। कौन कौन सी 4 प्रमुख की एरियाज़ थे? गवर्नेंस था, ठीक है, पहला था गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, रिस्क मैनेजमेंट, और था मैट्रिक्स ऑफ टारगेट्स, ठीक है। बस इतना करते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है PCF अभी ज्वाइन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। सुब्रता मंडल हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी। सुब्रत मंडल को हाल ही में किस कंपनी के MD एंड CEO के रूप में भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है? वन लाइनर ही रहेगा, इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। बस इतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें और डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करते हैं तो सुब्रता मंडल जी जो हैं वो H.O. सूरी को, ठीक है, H.O. सूरी साहब को इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फिनेंस सेक्रेटरी ऑफ द फिनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। फिनेंस सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तुहिन कांत पांडे, कुछ भी कर लो आप, TK पांडे इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। TK पांडे जी को अभी हाल ही में फिनेंस मिनिस्ट्री का फिनेंस सेक्रेटरी जो है अपॉइंट किया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो ऑप्शन में देखो TV सोमनाथन का नाम दिया गया है, तो इन्होंने TV सोमनाथन जी को रिप्लेस किया हुआ है। पांडे जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये 1987 के उड़ीसा बैच के उड़ीसा कैडर के जो है मतलब IAS अधिकारी हुआ करते थे और अभी वर्तमान में ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस में ही एज ए सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बस इतना इन्फॉर्मेशन है और ज़्यादा इसमें नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently launched 3 new offerings: MTS RuPay NCMC prepaid card, OneView mobile app, and an advanced design for its own FASTag to improve convenience, security and efficiency for its daily commuters, ठीक है। सीधा सीधा सा मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना, MTS RuPay NCMC कार्ड प्रीपेड कार्ड,
वन व्यू मोबाइल ऐप और फास्टैग का एडवांस्ड डिज़ाइन किस बैंक ने भी लॉन्च किया है इसको, यही इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, तो SBI जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस इतना याद कर लो, इसमें और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। वन व्यू जो कार्ड है, वन व्यू जो मोबाइल ऐप है, ये SBI का जो NCMC प्रीपेड कार्ड है उसको हैंडल करने के लिए लॉन्च किया गया है। बस इतना ही हमको यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना ही पढ़ना है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टेक इन मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हैज़ रिसेंटली बीन डिवेस्टेड बाय मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स फॉर रुपीज़, ये रुपीज़ याद कर लेना, 1218 करोड़ रुपए। मैक्स वेंचर होल्डिंग्स ने हाल ही में 1218 करोड़ रुपए में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी का विनिवेश किया है। ठीक है ना, डाइवेस्टेड का मतलब क्या हो जाता है, विनिवेश हो जाता है। तो कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का किया हुआ है ये इसमें पूछा गया है। 3.18%, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3.18% ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही इसमें है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हैज़ रिसेंटली मार्क द completion ऑफ हाउ मेनी ईयर ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने हाल ही में सफल क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए, मतलब कि इस योजना को लॉन्च किए हुए कितने साल हो गए, सक्सेसफुल कितने ईयर कंप्लीट किया हुआ है। गवर्नमेंट स्कीम के लिए हाय तौबा मची रहती है। गवर्नमेंट स्कीम इतनी ज़्यादा होती है कि सारी गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाई नहीं जा सकती हैं जब से सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। तो गवर्नमेंट स्कीम से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हाल फिलहाल जो न्यूज़ में रहती है उन्हीं गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस आते हैं। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, या तो फिर गवर्नमेंट स्कीम पिछले 2-3 महीने में जो लॉन्च की गई हैं वो भी ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट बनेगा। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। पहले तो इसका जान लेते हैं आंसर, 5 ईयर्स। ठीक है ना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो PMKMY है, 5 साल इसको हो गए सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के इसके। ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ों को समझते हैं। कब ये लॉन्च की गई थी, 12 सितंबर 2019 को ये स्कीम जो है PM मोदी जी के द्वारा रांची झारखंड में लॉन्च की गई थी। ठीक है, इस स्कीम का संचालन कौन करता है ये भी जानना जरूरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है ना, LIC और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर इस स्कीम का संचालन करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। ये बेसिकली स्कीम होती क्या है, किस लिए ये स्कीम है, तो जो लघु और सीमांत किसान होते हैं, ठीक है ना, यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए एक ये पेंशन प्रोवाइड करती है, उनको ये पेंशन देने का काम करती है ये स्कीम। ठीक है ना, ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी टाइप की ये स्कीम है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो लघु और सीमांत किसान होते हैं, उनको ये पेंशन वगैरह प्रोवाइड करती है। इसके तहत जो भी एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक पर मंथ के हिसाब से अपने पेंशन फंड में 60 साल की एज तक डालना होता है। ये जो डाटा बता रहा हूँ याद करते हुए चलना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 60 साल तक की एज तक डालना होता है और 60 साल के बाद में उनको 3000 रुपये का पर मंथ फिक्स्ड पेंशन मिलती है। ये फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक है, ये स्कीम की बातें हो रही हैं और ये स्कीम का फ़ायदा आपको मतलब तभी मिलेगा जब आप इस स्कीम में कम से कम 20 साल तक कंट्रीब्यूट किए हों। ठीक है ना, 20 साल तक अगर अपने किस्त वगैरह इसमें आप दिए रहेंगे तब जाके इसमें आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा। LIC जो है, जो कि इस स्कीम को मैनेज भी कर रहा है, LIC जो है इस स्कीम का संचालन भी LIC कर रहा है और संचालन करने के साथ साथ में LIC जो है इस स्कीम का पेंशन फंड मैनेजर भी है। ठीक है ना, इस स्कीम का पेंशन फंड मैनेजर भी है LIC। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चंस मतलब बनना होगा तो यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और जो इस स्कीम की ज्वाइन करने के लिए जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनकी एज किस बीच में होनी चाहिए, तो 18 से 40 साल। ठीक है ना, 18 से 40 साल तक के जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास में 1 अगस्त
2019 तक मिनिमम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, ठीक है ना, तो तभी वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके जो स्पाउस होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग रूप से इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन दोनों को अलग अलग 3,000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलेगी। दोनों को अपना अलग अलग प्रीमियम भी देना होगा, ऐसा नहीं कि एक ही प्रीमियम में दोनों को मिलेगी, ठीक है। डेथ होने की कंडीशन में 1500 रुपये, डेथ होने की कंडीशन में 1500 रुपये पर मंथ की फैमिली पेंशन भी इसमें दी जाती है, ठीक है। मान लो किसी ने करा रखा है स्कीम और बीच में उसकी डेथ हो गई तो फैमिली पेंशन जो है 1500 रुपये पर मंथ की मिलती है, ठीक है। जितना अमाउंट इसमें किसान डालता है उतना ही इक्वल अमाउंट सरकार के द्वारा भी इसमें डाला जाता है। 5 साल के बाद अगर चाहें तो वॉलंटरी इससे मतलब एग्जिट भी किया जा सकता है और LIC के द्वारा पूरा पैसा जो है वो ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा और सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वही उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। डाटा की अगर हम लोग बात करें तो 6 अगस्त 2024 तक का डाटा है अपने पास में, तो 6 अगस्त 2024 तक टोटल 23.88 लाख किसानों ने इस स्कीम में इनरोल किया हुआ, ये डाटा याद कर लेना। 6 अगस्त 2024 तक टोटल 23.88 लाख किसानों ने PMKMY स्कीम में अपने आप को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा किसानों ने किया हुआ है ये भी पूछा जा सकता है, तो नंबर 1 पर बिहार है। बिहार से सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट हुआ है, कितने का, 3.4 लाख का, इतने रजिस्ट्रेशन यहाँ से हुए हैं बिहार से। सेकंड नंबर पर झारखंड आता है, ठीक है, सेकंड नंबर पर झारखंड आता है, झारखंड आता है और झारखंड से 2.5 लाख जो है इनरोलमेंट हुए हैं इसके तहत में, ठीक है। थर्ड नंबर पर यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है और यूपी में लगभग 2 लाख प्लस इनरोलमेंट हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस स्कीम के तहत में। तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो स्टेट का भी पूछ सकते हैं ये, या टोटल इनरोलमेंट पूछ सकते हैं आप लोगों से, कितनी पेंशन मिल रही ये पूछ सकते हैं, स्कीम कब लॉन्च की गई थी, ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी ये पूछ सकते हैं, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, कहाँ लॉन्च की गई थी, फंड मैनेजर कौन है, किसके द्वारा ये संचालित की जाती है, LIC वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये एक ढंग का क्वेश्चन लगा मुझे इस मतलब अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें एक ढंग का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और टाइम अगर आप लोगों के पास में मिलता है तो थोड़ा बहुत इंटरनेट पे भी इसके MCQs वगैरह इधर उधर से सर्च कर लीजिएगा, तो थोड़ा बहुत और एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए सिग्नेचर इंक्रीजिंग इनकम प्लान हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी, हाल ही में किस कंपनी ने सिग्नेचर इंक्रीजिंग इनकम प्लान लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 लाइनर करके ख़त्म कर दो इसको, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस बस, और इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड UIIC, ठीक है। क्या कह रहा है, अपने ग्राहकों को बीमा उत्पाद वितरित करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर इसका हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वगैरह मतलब दे सके, बस इतना ही इसमें पढ़ना है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को ने अभी हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस वगैरह के लिए भी फाइल किया हुआ है RBI के द्वारा, तो ये सब थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है एडिशनल। ये सारी बैंकें जो दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी देख लेना, 1 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया व्हिच कंपनी इज गोइंग टू मर्ज विद टाटा कैपिटल लिमिटेड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद में कौन सी कंपनी टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ में विलय करने जा रही है, ये इसमें पूछा गया है। टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड, टाटा कैपिटल लिमिटेड, इन दोनों का अभी क्या होने जा रहा है, मर्जर होने जा रहा है। इसके लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल भी मिल गया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज रिसेंटली लॉन्च द ट्रेड कनेक्ट e-platform to enhance international trade opportunities for Indian exporter, particularly MSMEs. This platform is developed by a collaboration of which bank, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, कुछ चीज़ें पूछी गई हैं।
क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो जान लो। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमईज के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ट्रेड कनेक्ट नाम से एक ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया कि ट्रेड कनेक्ट लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली एक ई प्लेटफॉर्म है, पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? इनहेंस इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया गया। अब पूछा क्या गया है कि ये जो ट्रेड ई प्लेटफॉर्म है ट्रेड कनेक्ट, इसको कौन सी बैंक के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, एग्जिम बैंक ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एग्जिम बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा डीप में चलते हैं, कट टू द पॉइंट चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ट्रेड कनेक्ट नाम आप लोग याद रखना, ठीक है ना। ट्रेड कनेक्ट बेसिकली ये एक ई प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो भी इंडियन एक्सपोर्टर हैं, ख़ास तौर से एमएसएमईज़ वाले, ठीक है ना, इसमें बोला भी गया है जो भी इंडियन एक्सपोर्टर हैं, ख़ास तौर से जो एमएसएमईज़ हैं, उनकी हेल्प करता है। कहाँ हेल्प करता है? इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड लेने में उनकी हेल्प करता है। ये प्लेटफॉर्म एग्जिम बैंक की हेल्प से डेवलप किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जिम बैंक की हेल्प से ही इसे डेवलप किया गया है, ठीक ना। कुछ और विभागों के द्वारा, कुछ और लोगों मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। तो किसके द्वारा आप मिलकर इसे डेवलप किया गया है, पहली चीज़ तो ये जान लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज़, ठीक है। दूसरे पर एग्जिम बैंक इसी में पूछा गया था, तो वो बता दिया गया है, वो आप लोग बता दोगे, ठीक है ना। इसके बाद में है डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। और इसके बाद में है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन चारों के द्वारा मिलके इस ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म को जो है डेवलप किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म जो होगा बेसिकली जो भी एक्सपोर्टर होते हैं उनको ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म जो है, जो भी हमारे इंडियन एक्सपोर्टर हैं उनको ट्रेड से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए होगी वो प्रोवाइड करेगा। और ये प्लेटफॉर्म 6 लाख से भी ज़्यादा, 6 लाख प्लस 6 लाख से भी ज़्यादा आईईसी होल्डर्स को भी कनेक्ट करेगा, ठीक है। आईईसी क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। होता क्या है ये कि जैसे हमें मान लो कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, ठीक है ना, हमको इस तरीके का काम करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट अगर हमको करना है, बेसिकली हम यहाँ पे अपना कोई बिज़नेस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, और हमको बाहर विदेशों में अपना सामान भेजना है, माल भेजना है, जो भी है, तो कंपनी जो रजिस्टर्ड करनी होती है उसके लिए आईसी लाइसेंस लेना होता है, आईसी कोड लेना होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है ना। तो उसके बाद में ही जाके हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो 6 लाख से ज़्यादा 6 लाख से ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनके पास में आईईसी कोड होल्डर्स हैं, वो उनको भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड में मदद मिल सके, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ 600 से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफिशियल्स को भी इसमें कनेक्ट किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फीचर्स ये ऑफर करेगा। कुछ एक फीचर्स के नाम थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। प्रोडक्ट एंड कनेक्टिविटी गाइड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट इनसाइट्स, एक फीचर तो यही है, ठीक ना। मार्केट इनसाइट्स के लिए जो प्रोडक्ट एंड कंट्री गाइड भी किया जाएगा आपको, है ना। प्रोडक्ट के बारे में गाइडेंस दिया जाएगा, कंट्री के बारे में गाइडेंस दिया जाएगा, मार्केट इनसाइट्स के बारे में भी गाइडेंस वगैरह इसमें दिया जाएगा। दूसरी क्या सर्विस है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिलेटेड फीचर्स भी इसमें है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित फीचर्स भी इस प्लेटफॉर्म पे मुहैया कराया गया है। ग्लोबल ई कॉमर्स गाइड भी इस पे अवेलेबल कराया गया है, मतलब कि ग्लोबली ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर कुछ हमको सहायता चाहिए तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी एक्सपोर्टर होंगे ना, सबको तो पता नहीं होगा, एक्सपोर्टर नए होंगे, नए पुराने रहते ही हैं अपना, तो एक्सपोर्टर को एजुकेट करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए एग्जिम पाठशाला भी इस पे अवेलेबल कराई गई है। क्या है? एग्जिम पाठशाला, ठीक है ना।
एग्जिम पाठशाला की भी फैसिलिटी इस पोर्टल पर है, इस प्लेटफॉर्म पर है। एग्जिम पाठशाला बेसिकली करेगी क्या, जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको एजुकेट करेगी, ठीक है, जिससे कि ग्लोबल ट्रेड के बारे में जो एक्सपोर्टर हैं उनको एजुकेट किया जा सके, उनको उसके बारे में बताया जा सके। आस्क एन एक्सपर्ट, इस तरीके से भी एक फीचर इसमें अवेलेबल कराया गया है। भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया वाला मिशन है ना, उसी के तहत में ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। और ये भी मतलब इसका इनिशियल वर्जन है, जो ये ट्रेड कनेक्ट है इसका भी इनिशियल वर्जन है। और पीयूष गोयल जी ने ये भी कहा है इसकी लॉन्चिंग के दौरान कि अगली ट्रेड बोर्ड मीटिंग से पहले इन्हेंस्ड फीचर के साथ में ई प्लेटफॉर्म 2.0 भी लॉन्च कर दिया जाएगा, मतलब कि इसका अपडेटेड वर्जन भी लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये जो नया वर्जन है, उस नए वर्जन में हिंदी के साथ साथ और भी कई सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी रहेंगी, मतलब कि इस नए वर्जन को हिंदी के साथ साथ और भी कई सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। ONDC और जेम पोर्टल की अगर हम लोग बात करें तो ONDC और जेम पोर्टल से भी इस प्लेटफॉर्म को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको ये समझ में आई होंगी। आगे बढ़ेंगे। CBS बैंक एंड व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू बैंकाश्योरेंस पार्टनरशिप। CBS बैंक और किस बीमा कंपनी ने हाल ही में बैंकाश्योरेंस साझेदारी की है। वन लाइनर कर दो इसको, ऑप्शन नंबर डी लगा दो बस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और CBS बैंक याद कर लो, बैंकाश्योरेंस किया हुआ है, बस इतना इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट, एज पर दी RBI's डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट। RBI के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है, ठीक है ना। 1, 2, 3 पॉइंट दिए गए हैं। RBI के डाटा के हिसाब से इन तीनों पॉइंट में से कौन से पॉइंट सही हैं ये आपको बताना है। वीडियो पॉज करके सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का PDF भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी PDF जो आपको होगी मैं 20 तारीख के बाद में अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ पे ये डिटेल्स रहेंगी, पढ़ लेना। कुछ एक इन्फॉर्मेशन और उस PDF में रहेंगी, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं। वीडियो पॉज करके फिर से खुद से पढ़ लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक बार आप खुद से पढ़ोगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से पढ़ो। और कुछ एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और हैं इससे संबंधित, वो भी मैं आपको PDF में दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ो। इसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आएगा क्या लिखा है इसमें, ठीक है ना। तो ये पढ़ो आप लोग। एमंग द 20 स्मॉल सेविंग स्कीम्स 7 हैव रिकॉर्डेड ग्रोथ विडबीन, ठीक है ना। 20 में से 7 स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने 7% से लेकर 11% तक की ग्रोथ रिकॉर्ड की है पिछले सालों में, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम डिपॉजिट पर 9% का ग्रोथ हुआ है। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट पर 11% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ दीज स्कीम्स इन इंटरेस्ट रेट, इन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% से लेकर 9% तक का था, ये बताया गया है। फरवरी 2015 में स्मॉल सेविंग स्कीम्स का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो 6.2 लाख करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर 10.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है फरवरी 2019 में, ये डाटा बताया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मतलब ये पढ़ लेना। कुछ एक डाटा इससे संबंधित और हैं, वो PDF में मैं डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ आप लोग इसको जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which company was recently granted final authorization by the RBI to operate as an online payment aggregator? हाल ही में RBI द्वारा किस कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर याद कर लो। पे ग्लोकल है, ये ग्लोबल नहीं है, ग्लोकल है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है। पे ग्लोकल टेक्नोलॉजीज़ को RBI से भी हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर का जो है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ ना एक काम और मैं करता हूँ कि अभी मैं क्या कर रहा था कि कुछ एक जो PDF सितंबर की बना रहा था, तो सितंबर महीने में नाबार्ड के कुछ सर्कुलर आए हुए थे, तो सर्कुलर की डिटेलिंग मैं PDF में दे दिया हूँ। PDF एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। उससे उस नाबार्ड के सर्कुलर से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं वो मैं अभी पहले ही करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप देख लेना। आंसर नहीं भी बता पाओगे तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ाया नहीं, PDF मिली ही नहीं, क्लासेस में पढ़ाया नहीं गया, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, अभी अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना कि
एग्जाम वाला मंथ चल रहा है तो थोड़ा सा एडवांस चीज़ें लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसका एमसीक्यू पहले करा दे रहा हूँ, पीडीएफ आप लोगों को बाद में दे दूंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ISAM अप टू विच डेट। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत कृषि विपणन योजना की कृषि विपणन अवसंरचना उपयोजना को किस तारीख तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ठीक है ना, स्कीम की डेट बढ़ाई गई है, किस तारीख तक बढ़ाई गई है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, इन स्कीम्स के बारे में, इनके सब के बारे में पीडीएफ में दिया गया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जब आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी तो अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इंटरनेट से भी इधर उधर देखना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, ये जो AMI है, AMI यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो AMI है ये इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इशाम की सब स्कीम है। ये जो AMI है ये इसाम की सब स्कीम है। ठीक है ना, और इसी की डेट बढ़ाई गई है, इसमें पूछा गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मर वेलफेयर के द्वारा ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है ना, पीडीएफ में आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एक ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन क्या फ्रेम किया है मैंने, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है ना, इसी स्कीम से संबंधित है, उसी नाबार्ड का जो सर्कुलर आया हुआ था उसी सर्कुलर से संबंधित है। बेसिकली ये जो हम लोग कर रहे हैं नाबार्ड का सर्कुलर है। ठीक है ना, रिसेंटली रिवाइज्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस बाय नाबार्ड ऑन AMI सब स्कीम ऑफ किसान विल बी एप्लीकेबल फॉर द प्रोजेक्ट फॉर विच टर्म लोन इज सैंक्शन ऑन और आफ्टर विच डेट। क्या कह रहा है कि ISAM की AMI उपयोजना पर नाबार्ड द्वारा हाल ही में संशोधित परिचालन दिशा निर्देश उन परियोजनाओं के लिए लागू होंगे जिनके लिए सावधि ऋण किस तारीख को या उसके बाद में स्वीकृत किया गया है। ठीक है ना, तो जिस जो ऋण है वो किस तारीख को या किसके बाद में स्वीकृत किया गया है उनके ऊपर ये स्कीम लागू होगी, ये दिशा निर्देश लागू होंगे, ये इसमें पूछा गया है, ये इसमें कहा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर इसका आप लोग याद कर लो, पूछा जाएगा तो इसी तरीके से पूछा जाएगा, तो ये आंसर याद होना चाहिए। सर्कुलर पढ़ोगे नाबार्ड वाला भी तो और क्लैरिटी आ जाएगी। पीडीएफ 20 तारीख के बाद में अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से समझ में आप लोग को आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन एक और मैंने फ्रेम किया हुआ था नाबार्ड के सर्कुलर पे, वो ये था। ठीक है ना, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश मैंने किया था, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से सर्कुलर पढ़ लोगे पीडीएफ में। अदरवाइज़ अगर पहले ये एमसीक्यू नहीं कराया होता तो हो सकता है आप गलती करने के चांसेस करते। जैसे अभी मैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एमसीक्यू कराया हुआ था। ठीक है ना, यूट्यूब पे क्लासेस डाला हुआ था, काफ़ी सारे बच्चों को उसकी जो 2 करोड़ 1 करोड़ वाली लिमिट है उसमें दिक्कत आ गई थी। ठीक है ना, और मतलब जो होता है क्या ना कि लोग दिक्कत वहाँ पे आ रही है ना कि लोग ढंग से चीज़ों को पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर दिया था। बल्क डिपॉजिट वाला भी एक कराया था, बल्क डिपॉजिट का कराया था। ठीक है ना, तो उसमें क्या था कि अमेंडमेंट के पहले और अमेंडमेंट के बाद में क्या चीज़ें होती हैं दोनों पता होना चाहिए, तो वो उस तरीके से मतलब गलतियां हो रही हैं तो अवॉइड करिए आप लोग उसको। फिलहाल ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाबार्ड हैज़ रिसेंटली अपडेटेड ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AMI सब स्कीम अंडर द इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। These revised guidelines will not apply to which of the following organization। नाबार्ड ने हाल ही में एकीकृत कृषि विपणन योजना के तहत कृषि विपणन अवसंरचना उपयोजना के लिए परिचालन दिशा निर्देशों को अद्यतन किया है, मतलब कि उनके बारे में परिचालन जो दिशा निर्देश उसको जारी किया है। ये जो संशोधित दिशा निर्देश हैं, मतलब कि ये जो रिवाइज्ड गाइडलाइन है नाबार्ड के द्वारा, ये किस संगठन पर लागू नहीं होगी। नाबार्ड का ये गाइडलाइन है तो किस पे लागू नहीं होगा ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जिम बैंक, ऑप्शन नंबर बी। पीडीएफ पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोग जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जो एप्लीकेबिलिटी वाली लाइन है, एप्लीकेबिलिटी वाली लाइन में एक बात लिखी हुई है। ठीक है ना, कि ये सर्कुलर उन अदर इंस्टीट्यूशंस पर भी एप्लीकेबल होगा जिनको कि नाबार्ड रिफाइनेंस करता है। ठीक है, ये सर्कुलर उन अदर इंस्टीट्यूशंस पर भी एप्लीकेबल होगा जिनको कि नाबार्ड रिफाइनेंस करता है। और ऑप्शन में देखो जो एग्जिम बैंक दिया गया है, एग्जिम बैंक को नाबार्ड रिफाइनेंस नहीं करता है, रूरल बैंक को करता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को करता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को भी करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इनको इसको एग्जिम बैंक को जो है, एग्जिम बैंक को ये रिफाइनेंस नहीं करता है। ठीक है ना,
एग्जिम बैंक को ये रिफाइनेंस नहीं करता है। तो वहाँ पे एप्लीकेबिलिटी वाला आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, तो वहाँ पे दिया गया था कि किस पे ये एप्लीकेबल होगा, किस पे ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और एक लाइन ये भी लिखी गई थी कि ये सर्कुलर उन दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर भी एप्लीकेबल होगा जिसको कि नाबार्ड रिफाइनेंस करता है, एग्जिम बैंक को नाबार्ड रिफाइनेंस नहीं करता है, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, जहाँ पर हम लोग इससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। 20 तारीख के बाद में आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी 21-22 में, 20 तक की कंप्लीट, 10 तक की PDF ऑलरेडी अवेलेबल करा दी जा चुकी है आप लोगों को।